जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है रीड एंड थिंक पर। मेरा नाम है बंश प्रताप और आज आपके विजय बैच की ये फर्स्ट क्लास होने वाली है। आज आपको मैंने बताया था कि आपका फर्स्ट चैप्टर रहने वाला है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसी से रिलेटेड आज आप बहुत महत्वपूर्ण बातें जानोगे। साथियों, जैसे कि आप इस चैप्टर को देखते हो, आपका फर्स्ट चैप्टर यही आपको दिखता है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अब दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि आपको वीडियोस को रेगुलर देखना है और ये वीडियो बहुत ज़्यादा समय की नहीं होगी क्योंकि आज आपकी ये फर्स्ट क्लास है, इसलिए। दूसरी बात ये मैंने कहा था कि दोस्तों आपको कम पढ़ना है पर डेली पढ़ना है, ये रूल याद रखना। देखियो साथियों, अब आप देखते हो कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण जैसे ही आप पढ़ोगे तो आपको एक चीज़ आनी चाहिए कि जो रासायनिक अभिक्रिया या समीकरण पढ़ने से पहले आप बस दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पहला कि ये चैप्टर क्या कहना चाहता है। जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं रीड एंड थिंक पर। मेरा नाम है बंश प्रताप और मेरे प्यारे साथियों, जो आज आपकी विजय बैच की फर्स्ट क्लास है जो कि आपकी साइंस की है और 7 बजे आपको देखने को मिल रही है। साथियों, आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। आखिर ये चैप्टर आपसे क्या कहना चाहता है वो सब जानोगे आप आज की वीडियो में। साथियों, इस शब्द को अभी थोड़ी देर भूल जाइए। पहले आप ये देखिए कि आपका जो नाम था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। साथियों, पहले आप एक शब्द पर जोर दीजिए, परिवर्तन। किस पे जोर दीजिए? परिवर्तन। अगर साथियों आपने परिवर्तन को समझ लिया तो आपके लिए आसान हो जाएगा इस कंप्लीट चैप्टर को समझना। अब हम बात करेंगे परिवर्तन की। किसकी बात करेंगे? परिवर्तन की। दोस्तों, परिवर्तन को समझना बहुत ही ज़्यादा आसान है। जैसे कि अभी आप क्लास 10th में आ गए हो, किसी समय जब आप क्लास फर्स्ट में थे तब आप अपनी फ़ोटो देखिए, यानी दोस्तों आज से 8 साल बाद अपनी फ़ोटो देखिए, देखिए अभी देखिए। और दोस्तों क्या कीजिए, आज की अपनी फ़ोटो देखिए और 8 साल पहले की देखोगे आप अपनी फ़ोटो। तो जब दोस्तों आप अपनी आज की फ़ोटो देखोगे और आज की देखोगे और 8 साल पहले की फ़ोटो देखोगे, तब आपको लगेगा कि आप तो गोलू मोलू से थे 8 साल पहले, पर अब क्या हो गया, अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ। तो क्या आपको कुछ लग रहा है? अब आप क्या कहोगे कि मुझ में परिवर्तन आ गया है। क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। और एग्जाम्पल देखते हैं साथियों, क्या होता है, कई बच्चे या कई लोग पौधे लगाते हैं। तो हमने इतना सा पौधा लगाया था, अब समय के साथ साथ वो दोस्तों एक बार विशाल पौधा बन जाता है, यानी विशाल एक पेड़ बन जाता है। यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर भी आपको एक चीज़ देखने को मिल रही है, क्या? परिवर्तन। क्या मिल रहा है? परिवर्तन देखने को मिल रहा है। साथियों, मैं इधर से और इधर से और इधर ऐसे ऐसे कर पा रहा हूँ, यानी ये मेरी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। ये सब कुछ क्या है? परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। और एग्जाम्पल देखिए साथियों, आपके घर में क्या होता है कि आप दूध पीते हो और शाम को दूध जब आपको जमा के रखा जाता है तो सुबह उसका दही बनता है, दूध से दही बनता है, फिर उसका दोस्तों घी भी बनता है, मट्ठा भी बनता है। तो ये सब क्या है दोस्तों? परिवर्तन हो रहा है। तो क्या एक क्लियर डेफिनेशन परिवर्तन की और की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, ये सब आपको दिख रहा है। अब क्या परिवर्तन के कुछ प्रकार होते हैं? बिल्कुल होते हैं साथियों। हम परिवर्तन को 2 प्रकार से देखेंगे, एक बाहरी तौर पर, एक अंदर, यानी रासायनिक गुण के आधार पर उसके परिवर्तन देखेंगे। तो जब आप इस शब्द पर गौर देते हो परिवर्तन पर, तब आपको 2 प्रकार के परिवर्तन दिखते हैं। एक आपका परिवर्तन होता है भौतिक परिवर्तन, दूसरा आपका परिवर्तन होता है रासायनिक परिवर्तन। तो आपने पहला परिवर्तन देखा मेरे प्यारे साथियों, क्या देखने को मिला आपको? भौतिक परिवर्तन। पहला परिवर्तन आपको क्या देखने को मिला? भौतिक परिवर्तन। अब देखिए, अब मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि ये भौतिक परिवर्तन क्या होता है। इसे समझिए क्योंकि ये साथियों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भौतिक परिवर्तन क्या होगा? जिसमें दोस्तों आप बाहर के तौर पे देख सकते हो, यानी बाहरी अवस्था में देख सकते हो, बाहरी अवस्था में, यानी इसमें अवस्थाएं चेंज होंगी। क्या? अवस्था भी इसमें देख सकते हो। अवस्था क्या होता है? अरे भाई 9th क्लास में जब आपने पढ़ा था कि कोई चीज़ ठोस होती है, द्रव होती है, गैस, ये सब क्या है दोस्तों? आपको भौतिक परिवर्तन में देखने को मिलेगा। इसमें कोई भी दोस्तों आपको देखोगे यहाँ पर, इसमें कोई भी दोस्तों आपको नया पदार्थ नहीं बनेगा, यानी परिवर्तन होगा लेकिन नया पदार्थ नहीं बनेगा। इसमें दोस्तों आपको क्या नहीं मिलेगा
कि इस भौतिक परिवर्तन में, यानी जो भी आपके आसपास हो रहा है, अगर वहाँ पर कोई भौतिक परिवर्तन हुआ है तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा साथियों कि वहाँ पर कोई भी नया पदार्थ का निर्माण नहीं होगा। अब आप पूछोगे कि पदार्थ क्या होता है, मैंने तो 9th में कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो पदार्थ बताओ। तो दोस्तों जो कुछ भी आप देख सकते हो सब कुछ पदार्थ है। अच्छा, आप मुझे देख सकते हो मैं पदार्थ हूँ? बिल्कुल। आप अपने फोन को देख रहे हो पदार्थ है, मार्कल को देख रहे हो पदार्थ है, आप अपने दोस्त को देख रहे हो पदार्थ है, आप किसी भी चीज को देख सकते हो अपनी आंखों से, वो पदार्थ है। वो क्या है? पदार्थ है। वो क्या है? सब कुछ पदार्थ है। यानी पदार्थ की जो एक्चुअल डेफिनेशन होती है, यानी जिसका जो वस्तु जिसका एक द्रव्यमान होता है और वह कुछ ना कुछ स्थान घेरती है, वही पदार्थ है। यानी इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा। अब आप कहोगे कि मम्मी ने दही बनाया था, वो भी पदार्थ है, वो भी पदार्थ है। यानी दोस्तों जिसका भी कुछ ना कुछ वजन है, कोई स्थान घेरता है, वो सब पदार्थ है। तो आपने देखा कि भौतिक परिवर्तन में क्या होगा? नया पदार्थ नहीं बनेगा। क्या? नया पदार्थ नहीं बनेगा। इतनी बात क्लियर है कि भौतिक परिवर्तन नाम की कोई चीज होती है जिसमें नया पदार्थ नहीं बनता है। अब बिना एग्जाम्पल के आपकी लाइफ अधूरी है, तो एग्जाम्पल समझो। अभी दोस्तों गर्मियां आ गई हैं, तो अब आपको पता है आपका जल का सूत्र क्या होता है? H2O। तो अभी हमने H2O है, अब क्या है ये दोस्तों? H2 है, H2O यानी जल का सूत्र होता है। अभी तक आप ये याद रखिए। और ये सॉलिड अवस्था में है। भी सॉलिड अवस्था में मतलब इसे आपने फ्रीज में शाम को रख दिया था, अब आपकी इसकी क्या होगी? पानी की बर्फ जम गई है। अब जब दोस्तों बर्फ यानी H2O जब बर्फ अवस्था में होता है, यानी सॉलिड अवस्था में होता है, S किसका प्रतीक है? सॉलिड का। अभी आपको इस पर ध्यान नहीं देना है, जब आप प्रकार पढ़ोगे तो मैं आपको ये चिन्ह सारे बता दूंगा, कोई चिंता की बात नहीं। अभी आप ये जान लीजिए, ये जो जल है वो जल ना होकर क्या है? बर्फ है, बर्फ। अब जैसे ही दोस्तों इसको टेम्परेचर मिला, यानी बाहरी, आप फ्रिज से इसको बाहर लेके आए और आपने ऐसे ही रख दिया थाली में या किसी में भी, तो आप देखोगे ये बर्फ का क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा। H2O क्या हो जाएगा? लिक्विड। H2O क्या हो गया? अब आपके पास लिक्विड। अभी आपके पास H2O था बर्फ के रूप में, अब हो गया पानी के रूप में, यानी ये जल लिख सकते हो। ये क्या हो गया? आपका जल। और आपने इसको गर्म कर दिया तो ये क्या बन जाएगा? जल वाष्प। H2O क्या हो गया? गैस। ये क्या हो गया? जल वाष्प, जल वाष्प। अब देखिए ये दोस्तों एक रूप से दूसरे, यानी अवस्था चेंज हो रही है, परिवर्तन हो रहा है। लेकिन क्या ये H2 का CO2 हो गया? रहा तो पानी ही, सूत्र वही रहा, यानी इसमें भी कोई नया पदार्थ नहीं बना है। तो ये कौन सा हो गया आपका परिवर्तन? ये आपको परिवर्तन दिखता है, कौन सा? भौतिक परिवर्तन। और एग्जाम्पल देखिए साथियों, अभी मेरे सामने एक कागज है। ये क्या है? बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा। मेरे सामने एक कागज है। अब दोस्तों अभी जब आप देखोगे तो ये आयत के शेप का है, यानी आयत के आकार का है। अब मैंने इसको दोस्तों क्या कर दिया? इसे यूं ऐसे करके बिल्कुल इसकी बॉल बना दी। क्या बना दी? बॉल। जब ये आपको दिख रहा है, लेना मत, सिर्फ मेरे हाथ में रहेगा ये। तो आपने देखा कि दोस्तों परिवर्तन हुआ। ये बताइए, पहले कोई वस्तु जो कि आयताकार की थी, अब यही वस्तु क्या हो गई? गोल के आकार की। सपोज गेंद बन गई है, बॉल बन गई है। अब आप ये बताइए परिवर्तन हुआ है? जी हाँ। पर क्या ये भौतिक परिवर्तन है? ये मुझे समझ में नहीं आया। अरे भाई तुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा? समझो, आपको पता है कि भाई साहब ने बस एक बात बताई थी कि भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनेगा। अब ये कागज के रसगुल्ले नहीं बने हैं, कागज का कागज ही रहा है। यानी अब जब कागज का कागज ही रहा है तो ये कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। क्योंकि दोस्तों पहले हमारे पास आयताकार कागज था, अब हमारे पास बॉल के आकार का कागज हो गया, लेकिन परिवर्तन भी हो गया, लेकिन नया पदार्थ भी नहीं बना। इसीलिए कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। अब दोस्तों कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। यानी आप कागज को कुछ भी बना सकते हो, आप एरोप्लेन बना लेते हो, ऐसे करके उड़ाते हो, जो आप अपनी क्लास में करते रहते होगे। नाव भी बना सकते हो, बोट वगैरह, जो आप चाहो। तो यहाँ तक आपके बात समझ में आई कि जो भौतिक परिवर्तन है वो क्या है? कौन सा परिवर्तन हो गया आपका? बताइए ना। तो ये आपका हो गया भाई साहब कौन सा? भौतिक परिवर्तन, जिसमें आपने देखा कागज का मोड़ना। अच्छा और एग्जाम्पल दो। अच्छा ठीक है, एक एग्जाम्पल डेली लाइफ से रिलेट करो। जब आपकी माता जी सब्जियां काटती हैं, यानी आप समझो सब्जी के स्थान पर हमने यहाँ पर एक सब्जी ली है आलू। अब जब आलू को काटा जाता है तो आलू पहले बड़ा था, फिर छोटा हो गया, उसके बाद छील लिया,
लेकिन ये कौन सा परिवर्तन है बताइए। अभी सब्जी नहीं बनी है, आपको सिर्फ आलू काटा गया है, तो आलू कटने के बाद क्या रहा, आलू ही रहा, क्या रहा, आलू ही रहा। तो ये कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। अर्थात नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, वो सब कौन सा परिवर्तन है, आपका भौतिक परिवर्तन है। और देखिए और एग्जाम्पल सोचिए अपनी डेली लाइफ से, और क्या आपको एग्जाम्पल मिल सकते हैं। तो आपको कम से कम 3 एग्जाम्पल अभी लिखने हैं साथियों, कम से कम 3 एग्जाम्पल आप लिखोगे जो डेली लाइफ से रिलेटेड हैं, कोई बुक की भाषा नहीं लिखोगे। 3 एग्जाम्पल आपको लिखने हैं अभी कमेंट सेक्शन में। तो अभी आपने ये देख लिया कि ये भाई साहब कोई चीज़ थी जो भौतिक परिवर्तन है। अब भौतिक परिवर्तन के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आप एक चीज़ और समझ लो, क्या वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। भौतिक परिवर्तन में एक दोस्तों क्या होता है, एक परिवर्तन और समझ लो जिसे आप कहते हो उत्क्रमणीय परिवर्तन, यानी रिवर्सिबल नेचर परिवर्तन, उत्क्रमणीय परिवर्तन। दोस्तों उत्क्रमणीय परिवर्तन में भी कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, भौतिक परिवर्तन में भी कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, लेकिन जो उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है उसमें क्या होता है कि दोस्तों ये अपनी स्थिति में आ जा सकता है। जैसे ऐसे समझ लो दोस्तों, अभी ये हमने क्या किया, कागज़ की बॉल बना दी थी, ठीक है। पहले ये आयताकार कागज़ था, कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं हुआ है, हाँ बिल्कुल नहीं हुआ है, लेकिन हम दोस्तों क्या कर सकते हैं, इस कागज़ को बिल्कुल फिर से हमने आयताकार कर दिया, यानी जैसा पहले था वैसा फिर से हो सकता है, फिर हम वैसे ही कर सकते हैं। यानी आप ऐसे समझिए, जो आपका उत्क्रमणीय परिवर्तन है, यानी रिवर्सिबल नेचर या उत्क्रमणीय प्रक्रम भी कह सकते हो इसे, जो आपका ये होता है, ये क्या होता है, परिवर्तन के बाद भी वैसा ही बन सकता है, परिवर्तन के बाद भी वैसा ही बन सकता है। जैसे इस मार्कों को खोला बंद किया, खोला बंद किया, तो ये क्या हो सकता है, परिवर्तन हो रहा है, फिर अपनी स्थिति में आ सकता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, अब जैसे आपके पास जल था, अब ये जल का भी उदाहरण इसी रूप में ले सकते हो, क्या कि जो उत्क्रमणीय परिवर्तन में भी नया पदार्थ नहीं बनेगा, लेकिन ये अपनी स्थिति में आ जा सकता है। जैसे अब आप इस H2O गैस को फिर से आप क्या बना सकते हो, पानी बना सकते हो, यानी जल बना सकते हो। अब जल को जब फिर से आप फ्रीज में रख दोगे तो फिर से बर्फ बन जाएगी, क्या होगा, फिर से बर्फ बन जाएगी। अर्थात साथियों आप यहाँ से समझ सकते हो कि जो भौतिक परिवर्तन में भी नया पदार्थ नहीं बनता है और उत्क्रमणीय परिवर्तन में भी नया पदार्थ नहीं बनता है। अब आप बताइए कि आपको, अब जब मैंने आपको बता दिया उत्क्रमणीय परिवर्तन में भी नया पदार्थ नहीं बनता है, भौतिक परिवर्तन में भी नया पदार्थ नहीं बनता है। अब अगर आप अपने दिमाग का ढक्कन खोल लीजिए, क्योंकि मैंने कहा था मैं आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछूंगा जब पढ़ाऊंगा। अब बताइए कि क्या साथियों आपको लग रहा है कि सारे भौतिक परिवर्तन हमारे पास हैं, फिर से क्या आपको लग रहा है कि जो भी हमारे पास भौतिक परिवर्तन है वो सभी उत्क्रमणीय प्रक्रम के हैं, यानी रिवर्सिबल नेचर के हैं। उत्क्रमणीय परिवर्तन को आप क्या बोलते हो, रिवर्सिबल नेचर। अब आपको लगता है कि जितने भी हमारे फिजिकल परिवर्तन होते हैं, यानी भौतिक परिवर्तन होते हैं, वो आपको लगता है कि सारे उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं। सोचिए कि जो भी हमारे पास भौतिक परिवर्तन होता होगा वो उत्क्रमणीय प्रकृति क्या क्या है, सब कुछ है, तो बताइए। अब आपको का जवाब अगर आ रहा है कि हाँ, तो आप गलत हो दोस्तों। कुछ उत्क्रमणीय मतलब कुछ भौतिक परिवर्तन हमारे पास ऐसे भी हैं जो उत्क्रमणीय प्रकृति यानी उत्क्रमणीय परिवर्तन नहीं है। अब आप कहोगे एग्जाम्पल दो, तो अभी अभी जब आपकी माता जी ने अभी आपको सब्जी काटी होगी आपके सामने, तब जब आलू को काट दिया, अब क्या वही आलू उतना ही बड़ा दोबारा बन सकता है? सपोज कीजिए जैसे आलू को काट दिया, ठीक है, अब वो वाइट सा छोटे छोटे उसके कतरियां बोलते हो या कुछ भी हो गए, टुकड़े हो गए, तो क्या उन टुकड़ों से आप वापस से वही आलू बना सकते हो? अब आप कहोगे नहीं बना सकते। तो ये अब आलू कटा रहा तो आलू ही भौतिक परिवर्तन है, लेकिन क्या उत्क्रमणीय परिवर्तन है? नहीं है। हमने उत्क्रमणीय परिवर्तन में साफ देखा है कि ये अपनी स्थिति में आ जा सकता है, अपनी स्थिति में आ जा सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको देखने को ये मिल रहा है कि जो आलू हमने काट दिया हम दोबारा से फिर से वही आलू नहीं प्राप्त कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल, जैसे इस कागज के मैंने दोस्तों क्या कर दिए, टुकड़े कर दिए। अब देखिए इसके मैंने बहुत सारे टुकड़े कर दिए। अब ये कागज का क्या रहा, कागज ही, कोई जलेबी का निर्माण तो हुआ नहीं, यानी कागज का कागज ही रहा। अब आप ये देखिए ये कौन सा परिवर्तन है, तो आप कहोगे कागज का कागज ही रहा, नया पदार्थ नहीं बना है, भाई साहब भौतिक परिवर्तन है। लेकिन क्या ये उत्क्रमणीय परिवर्तन है? उत्क्रमणीय परिवर्तन है। अगर ये उत्क्रमणीय
थोड़ी कहने में प्रॉब्लम हो जाती है, पर आप एडजस्ट कीजिए। अगर ये उत्क्रमणीय यानी रिवर्सिबल नेचर का होता तो ये अपनी स्थिति में यानी पहले जैसा कागज बन सकता था। अब इस कागज को आप दोस्तों पहले जैसे नहीं जोड़ सकते, पहले जैसे नहीं जोड़ सकते। तो आपने ये भी समझ लिया कि जो उत्क्रमणीय परिवर्तन है वो अपनी स्थिति में आ जा सकता है, इसमें भी नया पदार्थ नहीं बनेगा और इसमें नया पदार्थ बनता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अपनी स्थिति में आ जाए। तो आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आपका होमवर्क ये है, स्पष्ट कीजिए क्या सभी भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय प्रक्रम के होते हैं, अगर हाँ तो कैसे और नहीं तो कैसे, एक एग्जाम्पल देकर समझाइए। फिर से ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा और आपको क्वेश्चन जो जितने भी होंगे अगर आप नहीं लिख पाते हो तो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट को अब बात आती है दूसरा। अब दोस्तों आपने एक परिवर्तन देख लिया आपका उत्क्रमणीय भौतिक परिवर्तन, और दूसरा आपका परिवर्तन होता है कौन सा, रासायनिक परिवर्तन। इसको साफ कर देते हैं यहाँ पर। दूसरा आपका परिवर्तन क्या है साथियों, रासायनिक परिवर्तन। दूसरा क्या है, रासायनिक परिवर्तन। अब देखिए, अब जब आप देखते हो रासायनिक परिवर्तन तो यहां पर क्या होगा दोस्तों, कोई भी नया पदार्थ आपको यहां पर देखने को मिलेगा, नया पदार्थ बनेगा। यानी रासायनिक परिवर्तन में आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको नया पदार्थ देखने को मिलेगा, यानी नया पदार्थ मिलेगा। रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ मिलेगा। अब दोस्तों देखिए, और इसमें क्या होगा, नया पदार्थ मिलेगा। सिर्फ ये देखिए कि रासायनिक परिवर्तन है जिसमें एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो पहले हम जो देखते हैं उसी के एग्जाम्पल समझते हैं। अब देखिए, अब दोस्तों क्या हुआ, जैसे पहले सब्जी वाला ही एग्जाम्पल लेते हैं। सब्जी थी, फिर उसमें पानी मिलाया गया, फिर सब्जी में और कुछ मटेरियल मिलाया जाता है, उसके बाद सब्जी का निर्माण हो जाता है। यानी आलू से और बहुत सारी चीज़ें जब उसमें डालेंगे तब एक सब्जी का निर्माण हो जाता है जिसे आप खाते हो, यानी एक नया परिवर्तन हुआ है, यानी एक नया पदार्थ बना है। दूसरा एग्जाम्पल दोस्तों, आपने जब दूध पिया होगा, दूध से ही आपको पता है दही बनता है, पर क्या ये दोनों चीज़ें एक जैसी हैं? आपको दही का स्वाद अलग लगेगा, दूध का स्वाद अलग लगेगा। यानी आप देखते हो एक नया पदार्थ का निर्माण हुआ है, एक नए पदार्थ का निर्माण हुआ है। ये होता है आपका रासायनिक परिवर्तन। तो इसके भी आपको 2 एग्जाम्पल और अभी टाइप कीजिए कमेंट में, डेली लाइफ से रिलेटेड जो आप देखते हो, और रासायनिक परिवर्तन हो नया पदार्थ बने। यानी रासायनिक परिवर्तन आप यहाँ पे समझ रहे हो कि आपका वह परिवर्तन है जिसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है, जिसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है। ओके, अब देखिए, अब साथियों आपको आते हैं, आपकी बुक की दृष्टि से एग्जाम्पल दिए जाएं जो आप याद रखिए। अब आपके पास एक चीज़ है दोस्तों जो आपको याद रखने की ज़रूरत है। जैसे आपके पास क्या है दोस्तों, कार्बन है। आपके पास क्या होता है, कार्बन का सूत्र क्या होता है, C। ये रहा आपका कार्बन, और ये दोस्तों ठोस अवस्था में होता है कार्बन। अब जैसे कार्बन को दोस्तों हमने ऑक्सीजन यानी जब दहन किया, यानी कार्बन को जलाया, तब क्या हो गया दोस्तों, आपका CO2 गैस का निर्माण हो गया। ये क्या है दोस्तों, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है दोस्तों, गैस। ये चिन्ह गैस का है और ये भी गैस था और ये आपका सॉलिड था। अभी ये SGG पे आप ध्यान नहीं देना, अभी जब हम प्रकार पढ़ेंगे तब मैं आपको डिफाइन कर दूंगा, चिंता मत करना। अब देखिए, आपके पास कार्बन था दोस्तों, ये कागज है वो भी क्या होता है, कार्बन ही होता है। अब मैं अगर इसे जला दूं तो जो राख होती है वही आपकी कार्बन डाइऑक्साइड में ये परिवर्तन हो जाएगा। यानी जब आपके पास कार्बन था और इसने दोस्तों जब ऑक्सीजन से इसका दहन कराया गया, ये क्या है, ऑक्सीजन। ये क्या है, ऑक्सीजन। तो दोस्तों जब इसे जलाया गया तो अब एक नई गैस बनी जिसका नाम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी एक ठोस चीज़ थी जिसे हमने एक गैस से जलाया, दूसरी चीज़ हमें क्या मिली दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एक कार्बन था, ऑक्सीजन था, और एक नए पदार्थ का, यहाँ पर आप देखोगे तो एक नया पदार्थ बन गया है, एक नया पदार्थ बन गया है जिसे आप क्या कह रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड। और हमने यही देखा था कि जो आपका रासायनिक परिवर्तन होगा उसमें नया पदार्थ बनेगा, ये मैंने किस में बताया था, आपको रासायनिक परिवर्तन में ही बताया था। बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे। अब बस एक चीज़ देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने जो एक एरो लगाया है, क्या दोस्तों, एक एरो इस प्रकार लगाया है,
इस एरो की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। इस एरो की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। इस एरो की सहायता से आप अभिकारक और उत्पाद शब्द को समझोगे। अब अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है, वो समझिए। जो अब आप दोस्तों LHS और RHS जानते ही हो। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड और RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड, यानी दायां हाथ और बायां हाथ। तो दोस्तों जो आपका एरो होता है उसके बाईं तरफ जितने भी एलिमेंट्स यानी तत्व, परमाणु जो कुछ भी होते हैं वो उन सबको आप क्या कहते हो, अभिकारक। यानी कार्बन तथा ऑक्सीजन यहाँ पर जो क्या है, एरो के बाईं तरफ है, यानी LHS की तरफ है, इसीलिए इनको क्या बोलेंगे, अभिकारक। ये क्या हो गए, अभिकारक। ये बात मैंने आपको अभी क्लियर कर दी, जो आगे बतानी चाहिए थी, पर आप अभी समझ लीजिए, नहीं तो आगे प्रॉब्लम हो सकती है। यानी जो आपने देखा कि आपका जो एरो है उसके बाएं हाथ की तरफ, यानी LHS लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जो आपको देखेंगे एलिमेंट्स, वो क्या होते हैं तो साथियों, अभिकारक। और जो भी आपका नया पदार्थ बनता है, यानी एरो के RHS तरफ जितने भी एलिमेंट्स या यौगिक होंगे वो सब क्या होते हैं, उत्पाद। उनको क्या बोलते हो आप, उत्पाद। उनको क्या बोलोगे, उत्पाद। उनको क्या बोलोगे, उत्पाद। अब देखिए और समझते हैं। अब दोस्तों आपके पास एक सोडियम धातु होती है, एक सोडियम धातु Na क्या है दोस्तों, सोडियम। Na क्या है, सोडियम। अब ये सोडियम धातु दोस्तों एक ऐसी चीज से रिएक्शन करेगी जो आपको हिला के रख देगी और आप इस चीज का सेवन भी करते हो। अब देखिए सोडियम क्या होता है दोस्तों, ये जो Na, ये आप याद रखना, जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे तब आपको ये याद ही करनी पड़ेगी। सोडियम Na, सोडियम का सूत्र क्या होता है, Na। और ये क्लोरीन, ये क्या है, क्लोरीन। ये क्या है, क्लोरीन। ये क्या है दोस्तों, क्लोरीन। अब सोडियम क्या है दोस्तों, अत्यंत क्रियाशील धातु है। क्या दोस्तों, अत्यंत क्रियाशील धातु है। सोडियम क्या होती है, अत्यंत क्रियाशील धातु है। यानी दोस्तों ये जैसे ऑक्सीजन के संपर्क में आएगी तुरंत जलने लगती है। और ये क्लोरीन, ये बहुत जहरीली गैस होती है। क्लोरीन क्या है, बहुत जहरीली गैस है। पर दोस्तों ये दोनों मिलकर एक ऐसी चीज का निर्माण करते हैं जिसे आप अपनी डेली लाइफ में यूज करते हो और इसके बिना आप कुछ कर भी नहीं सकते, यानी आप कुछ खा नहीं सकते। NaCl होता है सोडियम क्लोराइड। NaCl क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। NaCl क्या है आपका, सोडियम क्लोराइड। NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड। अब ये सोडियम क्लोराइड बेसिकली आपका यही होता है साधारण नमक। क्या होता है, साधारण नमक। यानी जो आप सब्जी में यूज करते हो वो यही होता है NaCl, साधारण नमक। यानी आपने देखा एक अत्यंत क्रियाशील धातु थी और उसने एक जहरीली शब्द सुनिए, क्लोरीन, एक जहरीली गैस से क्रिया करी और एक ऐसे पदार्थ यानी एक ऐसे नए पदार्थ का निर्माण किया, सोडियम क्लोराइड यानी नमक, जिससे आप खाने में यूज करते हो, जिससे आप सब्जी में यूज करते हो या किसी भी चीज में किसी ना किसी रूप से करते हो। यानी जहरीली चीज से भी हमें एक अच्छी चीज प्राप्त हुई, क्या, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, आई होप ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे अभी आपने देखा था, क्या, एक एग्जाम्पल और लीजिए। एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, आपके पास हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस H2, और ये क्या है, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन गैस H2 क्या होता है, हाइड्रोजन। अब दोस्तों हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन से जब इसने रिएक्शन किया है तो उसमें क्या बनेगा, किसका निर्माण हो जाएगा, H2O का। किसका निर्माण हुआ, H2O। अब जो H2O है ये क्या आपका जल है, H2O क्या है, जल। यानी ऑक्सीजन जलने में सहायक गैस है और जो हाइड्रोजन होती है वो ज्वलनशील गैस है। क्या है, ज्वलनशील। इन दोनों ने एक ऐसी चीज बनाई जिसे आप डेली पीते भी हो, दैट इज वाटर, यानी जल। किसका निर्माण किया, जल। अब आप में से बहुत सारी जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होंगे वो कहेंगे कि इनमें भैया ने अभी संतुलन किया ही नहीं है, यो नॉट, दिस इज नॉट बैलेंस इक्वेशन, CBSE वाले करेंगे। पर साथियों अभी मैं आपको संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं पढ़ा रहा हूं, अभी तो मैं बस आपको यह बता रहा हूं कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। क्या होता है, एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, वही आपका क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। वही आपका क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, वही आपका
रासायनिक परिवर्तन होता है। अब जितना भी दोस्तों आज की वीडियो के लिए मैं यहीं पर स्टॉप करूंगा, आज की वीडियो यहीं पर स्टॉप करूंगा, क्योंकि आज की वीडियो के जो भी अब दोस्तों जो भी बच्चा नोट्स भेजेगा उसके डाउट प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। यानी आपको टेलीग्राम पे फॉलो करना है। मैंने आपको बताया कि नोट्स आप स्वयं बनाओगे, जिस तरीके से मैंने डिफाइन किया आप भी इसी तरीके से डिफाइन करोगे और ये एग्जाम्पल आपको रट जाने चाहिए। ये एग्जाम्पल जितने भी हैं आपको क्या हो जाने चाहिए, रट जाने चाहिए। ये आपका लेक्चर नंबर 1 था, यानी L1 था। क्या था, L1 था। अब आप जो कल की वीडियो में सीखोगे कि आखिर हम कैसे जानेंगे कि रासायनिक परिवर्तन हुआ है, कैसे जानोगे, यानी कल के वीडियो में आप हाउ करना सीखोगे, यानी हम कैसे जानेंगे कि रासायनिक परिवर्तन हो गया है। फिर आप जानोगे कि आखिर संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, यानी कल की वीडियो में आप सीखने वाले हो कि हम कैसे जानेंगे कि रासायनिक परिवर्तन हो गया है। अब ये पहली चीज़ होगी। दूसरी चीज़ आप जानोगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। जो बेसिकली आपका रासायनिक परिवर्तन होता है यही आपका रासायनिक अभिक्रिया होती है, ये आप याद रखना। तो दूसरा चीज़ देखोगे संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तीसरी चीज़ जानोगे कि आपके रासायनिक अभिक्रियाओं के क्या क्या प्रकार है। तीसरी चीज़ आप क्या जानोगे, आपके रासायनिक अभिक्रियाओं के कितने प्रकार हैं। ये आपका लेक्चर नंबर 1 था और लगभग 4 लेक्चर में आपका ये वीडियो समाप्त होगा। तो आपने देखा कि दोस्तों आपने बहुत मज़े में बहुत कुछ सीखा भी और कम सीखा। कम सीखिए पर रेगुलर सीखिए। और अब आपको क्या करना है, आराम नहीं करना है, अपनी नोट्स प्रिपेयर कीजिए। क्लास खत्म होते ही और 9 बजे आपको मैथ्स की क्लास मिलेगी। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है। तो पसंद आया है तो इसे शेयर करना मत भूलेगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।